हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम क्लास 11 के हिंदी क्वेश्चन बैंक के प्रश्न बैंक का सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग हिंदी के जो क्वेश्चन बैंक है तो उनके जो प्रश्न क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं जिन प्रश्नों के आंसर, तो उनको मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ। जिस प्रश्नों के आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेंगे तो उन प्रश्नों के आंसर मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से जो आंसर नहीं है तो उन क्वेश्चन से हम देखते हैं 2 अंक वाले प्रश्नों से। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, तो भक्ति काल के 2 कवि और उनके एक एक रचनाएं लिखी है। तो आप उन सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। उन प्रश्नों का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। 2 नंबर के हिसाब से आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं, पर यहाँ पर हमने 4 दिखा दिया है, तो आप 4 लिख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, रीतिकाल के 2 कवि और तथा उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखिए। रीतिकाल को मैंने उत्तर मध्यकाल भी कोष्टक में लिख दिया है, जो कि प्रश्न में भी नहीं दिया होगा, तो इतनी जानकारी आप अपने पास रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद फिर हम अपने अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है, तो तीसरे प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे से। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है चौथा, तो उसका प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। द्विवेदी युगीन अर्थात जागरण सुधार काल जिसे कहते हैं, उसकी 2 कवि और तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो आप सभी 2 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 लिखा दिया है, तो आप 2-2 सभी लिख सकते हैं। या आपका मन हो तो चारों के चारों उतार सकते हैं। आपके लिए सरल और सरल रहता कि मैंने यहाँ पर 4-4 करा दी है। तो आप चौथा प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5वां है, तो उसका आंसर यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, छायावादी के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपना अगला वाला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर देखना है, प्रगतिवादी की 2 कवि तथा उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, तो उस प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर देखना होगा, प्रयोगवाद की 2 कवि तथा उनकी रचनाएं लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस प्रश्न का आंसर आप लिखने के बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, तो भक्ति काल के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो आप 2 प्रमुख से मैंने यहाँ पर 4 लिख दी है, 5 लिख दी है। तो आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है, तो हम लोग उस प्रश्न को देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको हम यहाँ पर देख लेंगे। रीतिकाल के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो इसको भी आप यहाँ पर लिख लेना है आंसर इस प्रकार से। इस प्रकार से आंसर लिख लेने के बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के 2 प्रमुख कविता बताइए। यहाँ पर प्रवृत्ति नहीं पूछा गया है, यहाँ द्विवेदी युग की 2 कविताएं पूछा गया है। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। तो द्विवेदी युग की जो 2 प्रमुख कविताएं हैं, तो जाज वंदना और वाल विधवा, ये दोनों कविताएं हैं। तो इन दोनों कविताओं को आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो आप इसका भी आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है, तो आप इन 3 में से 2 कोई भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, तो उस प्रश्न का आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रगतिवाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, तो उसको हम देखेंगे। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। जो हमारा प्रयोगवाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, तो आंसर दिया हुआ है, घोर व्यक्तिवादी और बौद्धिकता एवं रूखापन, व्यंग एवं कूटिक लिखा गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो आप उस प्रश्न का भी आंसर लिख लीजिएगा। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने संसार को पागल क्यों कहा है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो अब इसका पूरा आंसर इसी प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रश्न के आंसर को लिख लेने के बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, तो उस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर देखेंगे। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ। तो उस प्रश्न का भी आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, उस प्रश्न का आंसर लिखने के बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17, तो इस प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर लिखना होगा, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर है, तो उसको आप लिख लीजिए। फिर जो हमारा अगला प्रश्न, तो उस प्रश्न को भी आपको देखना होगा। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, तो इस प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर लिख लीजिएगा अच्छे से। जिस प्रकार से लिखा गया है, पति कविता में कवि का मन कहाँ विचरना चाहता है। तो वह बादल की सवारी करके धरती प्रकाश के मध्य के स्थान में दूर तक सैर करना चाहता है तथा समुद्र की लहरों में बैठकर अंत तक फैले सागर का प्रत्येक कोना या फिर कोना देखना चाहता है। इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। फिर इसका जो हमारा अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी आपको लिखना है, किसान ने बैल की जोड़ी की कुर्की किसने और क्यों करवा दी। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर लिखा है, सुमित्रानंद जी ने इस पंक्ति में ऐसा वर्णन किया है जैसे वे स्वयं इस दशा को भोग रहे हों। तो इस प्रकार से इस पूरे क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है आपको। इन क्वेश्चन के आंसर लिखने के बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, आओ मिलकर बताएं कविता में कवित्री ने बच्चों और बूढ़ों के लिए क्या बचाना चाहती है। तो जिसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है,
तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर लिख लेना है। आओ मिलकर बचाए कविता में कवित्री ने बच्चों के लिए मैदान, बड़े और बूढ़ों के लिए पहाड़ों का शांत वातावरण बचाना चाहती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका आंसर लिख लेना है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारा 3 नंबर वाले या फिर 7, 75, 75 शब्दों में जिनके आंसर देने हैं, तो उन प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर देखने होंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार अज्ञान गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य की क्या गति होती है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर लिखा गया है, तो इस प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख लेंगे और लिख लेंगे। तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और जो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तो प्रेस कर लीजिएगा और लाइक तो कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा इसी प्रश्न का अच्छे से पूरा आंसर देख लीजिएगा। इस प्रश्न का पूरा आंसर देख लेने के बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, तो उस प्रश्न को आपको देखना होगा। कबीर की लिस्ट में इस एक है, अपने इस तथ्य की पुष्टि के लिए उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर देखना होगा। इतना देख लेने के बाद इसी प्रश्न का आंसर पूरा आगे दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसे पढ़ के सुना देता हूँ। तर्क अपने विचार के समर्थन में कई तर्क दिए हैं। यहाँ पर शुरू से सुना देता हूँ पूरे प्रश्न का आंसर। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। उन्होंने अपने विचार के समर्थन में कई तर्क दिए हैं। उन्होंने माना है कि संसार में एक ही हवा बहती है तथा एक ही पानी प्रवाहित होता है। सभी में एक ही प्रकार का प्रकाश विद्यमान है, अर्थात सारा जगत एक ही परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। वह ईश्वर लकड़ी में अग्नि की तरह समान रूप से व्याप्त है। जिस प्रकार तुम्हारा एक ही प्रकार की मिट्टी, जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी को सानकर भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी मूल रूपों में एक ही है। कबीर ने अपने वास्तव में समस्त प्राणियों में, कबीर के अनुसार वास्तव में समस्त प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी के स्वरूप क्यों न भिन्न भिन्न हो। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख लेना है और अच्छे से पूरे प्रश्न का आंसर लिख लेना है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो इस प्रश्न को आंसर लिख लीजिए। आपको यहाँ पर से स्टार्ट करना होगा और जो नीचे हमारा दिया हुआ है तो इसको भी आपको यहाँ पर देखना होगा और नीचे भी को आपको उसी प्रकार से पूरा लिख लेना है। फिर इसकी प्रश्न का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उस क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पति कविता में कवि ने सागर तट पर सूर्योदय वर्णन किस रूप में किया है। तो इस प्रकार से आप जो आंसर प्रश्न दिया हुआ है तो उसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार से पूरा आगे और दिया हुआ है तो इसको आपको पूरा करना है। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर यहाँ तक पूरा आपको लिख लेना है। अच्छे से लिख लेने के बाद जो हमारा अगला प्रश्न आएगा, तो उस प्रश्न को हम देखते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, वे आके कविता में कवि ने किसान के पीड़ा की जिम्मेदार किन्हें बताया है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर देख लीजिए और इस प्रश्न का भी आंसर आपको इतना लिख लेना है। अच्छे से वीडियो को रोक करके, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला, इसी का पूरा देख लीजिए पूरा अच्छे से। फिर हम अपने अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो घर की याद कविता में कवि ने पिता के व्यक्तित्व की कौन से विशेषताओं को चित्रित किया है। तो इसका आंसर जो यहाँ पर है, इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। अच्छे से इसका आंसर इसी प्रकार से लिख लेंगे पॉइंट में। तो ये आंसर इस प्रकार से दिया हुआ है, जो आप अच्छे से देख करके लिख सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर लिख लेने के बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर उसी प्रश्न का ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ तक 5 पॉइंट तक लिखा है। फिर इसके बाद ये हमारा 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, 8 पॉइंट है। इन 8 पॉइंटों को लिख लेने के बाद जो हमारा अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आपका आंसर देख लेना है। ना तो कमीज हो पावों से पेट ढक लेंगे, यह लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। वृत्त शेर में कवि आम जनता की कौन सी प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है अर्थात इशारा करता है। तो इसका भी आपका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरे प्रश्न का आंसर अच्छे से। यहाँ से पूरा प्रश्न का आंसर स्टार्ट करने के बाद आपको नीचे दिखाया जाएगा, तो उसको भी आपको अच्छे से लिख लेना है। तो यहाँ पर ये पूरा दिखाया जा रहा है, आपको पूरा लिख लीजिए अच्छे से। इसके बाद जो हमारे और आगे वाले प्रश्न आएंगे तो उनको भी दिखाया जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 आता है, तो उस प्रश्न को भी आपको दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो कबीर की रचना पूछा है, तो इसको लिख लीजिएगा। कबीर की रचनाएं जो दी हुई हैं उनको लिख लेना है। फिर उनका भाव पक्ष लिख लेना है। यहाँ पर भाव पक्ष में और जो आगे दिया हुआ है, तो भाव पक्ष में यहाँ पर दिया गया है प्रेम भावना और भक्ति के बारे में दूसरा पॉइंट है। तो ये भाव पक्ष को इतना पूरा लिख लेना है आपको अच्छे से। ये पूरा भाव पक्ष लिख लेना है आपको। फिर भाव पक्ष लिखने के बाद जो हमारा कला पक्ष होगा, तो ये कला पक्ष आपको यहाँ पर अच्छे से लिख लेना है। कला पक्ष आपको दिखाया जा रहा है, तो कला पक्ष को अच्छे से लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपको जो साहित्य में स्थान है, तो इसको भी आपको लिख लेना होगा। ये साहित्य में स्थान है तो आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद जो हमारा 8वें का अथवा आता है, 8वें का अथवा यहाँ पर 8वें का अथवा है, तो उसको भी आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो जो हमारा दिखाता हूँ
मीराबाई की रचनाएं पूछा है यहाँ पर, मीराबाई के बारे में पूछा तो यहाँ पर आपको मीराबाई की रचनाएं लिख लेना है। फिर उनकी रचनाएं लिखने के बाद जो उनका भावपक्ष है तो भावपक्ष भी आपको लिख लेना है, और भावपक्ष लिख लेने के बाद आपको कलापक्ष में आना है, तो कलापक्ष भी उनका अच्छे से देख लेना है आपको। पहला है भाषक, फिर दूसरा है शैली, फिर तीसरा है अलंकार, फिर साहित्य में स्थान भी आपको देख लेना है। साहित्य में स्थान देखने के बाद फिर हम अपने अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 9th, तो रचना देख लेना है त्रिपाठी जी की। 9th क्वेश्चन आप प्रश्न से देख लीजिएगा, यहाँ पर आंसर आपको दिखाया जा रहा है। तो 9th क्वेश्चन जो है त्रिपाठी जी की रचना हम देख लीजिए। रचना देखने के बाद भावपक्ष देखना है आपको, भावपक्ष देख लेना है आपको पूरा। फिर भावपक्ष देखने के बाद आपको कलापक्ष दिया गया है, तो कलापक्ष को अच्छे से देख लीजिए। कलापक्ष को अच्छे से देख लेने के बाद आपको साहित्य में स्थान भी देख लेना है अच्छे से। साहित्य में स्थान देख लेने के बाद आपको फिर जो हमारा 9वें का 8वां दिया हुआ है ऊपर 9th वाला क्वेश्चन था, तो 9th वाले क्वेश्चन के बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन आएगा? 9th वाले क्वेश्चन के बाद जो हमारा ये 9th 8वां है तो इसका आएगा। तो 9th 8वां में पंत जी की रचनाएं के बारे में पूछा है, तो इसको आपको आंसर लिख लेना है। तो जो हमारा पंत जी की रचनाएं हैं तो उनको आप लिख लीजिए, उनकी रचना को अच्छे से लिख लेना है आपको। रचनाओं को लिख लेने के बाद जो भावपक्ष आता है तो भावपक्ष के बारे में आपको लिखना है, और भावपक्ष के जो पॉइंट है तो आपको पूरा दिखाए जाएंगे। तो पहले आप भावपक्ष के सभी पॉइंट को लिख लीजिए। यहाँ पर से जो नीचे और दिया गया है तो उसको भी आपको लिख लेना है। इसमें से आप 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हैं, पर हम आपको पूरा पॉइंट दिखाएंगे। यहाँ पर 6 पॉइंट है, फिर इसके बाद ये 7वां पॉइंट आपको लिख लेना है अच्छे से। 7वां पॉइंट लिखने के बाद 8वां फिर 9वां दिया हुआ, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। फिर उसके बाद आपको कलापक्ष देखना है, तो कलापक्ष आप यहाँ से देख सकते हैं। कलापक्ष में सशक्त भाषा दिया हुआ है पहला, फिर सेकंड पॉइंट दिया हुआ है छायावाद लाक्षणिक शैली, फिर से 3rd नंबर दिया हुआ है स्वाभाविक अलंकरण जो दिया है तो इसको लिख लेना है। फिर उसके बाद लय प्रधान छंदों की योजना, फिर उसके बाद साहित्य में स्थान, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 की आपको रचनाएं लिख लेना है। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से दिया हुआ है, तो रचनाएं लिख लेने के बाद जो हमारा ये इनका भावपक्ष है तो भावपक्ष को आप अच्छे से देख लीजिए। फिर उसके बाद हम कलापक्ष को दिखाते हैं, वीडियो को रोक करके भावपक्ष देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर हम कलापक्ष दिखा रहे हैं आपको, तो कलापक्ष में पहला पॉइंट अभिव्यक्ति की कुशलता, पहला पॉइंट देख लेना है। कलापक्ष में 3 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन तीनों पॉइंट को कलापक्ष को देख लेना है। फिर साहित्य में स्थान भी आपको देखना है, तो साहित्य में स्थान अच्छे से देख लेने के बाद हम आपको 10वें का 8वां दिखाएंगे। तो आप रचना देख लीजिए। बसंत कुमार द्वारा रचित कृतियां निम्नलिखित है, तो उनकी रचनाओं को आपको देखना है। तो जल्दी से, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो आप जल्दी से इन सभी प्रश्नों के आंसर देख लीजिए। रचना देख लेने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं भावपक्ष। रचना को देख लीजिए अच्छे से। रचना देखने के बाद भावपक्ष देखना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको 4था पॉइंट देखना है। फिर 4थे पॉइंट को देख लेने के बाद आपको कलापक्ष दिखाया जा रहा है, तो कलापक्ष में पहला, दूसरा, तीसरा देख लीजिए। इन पॉइंटों को देखने के बाद 4था पॉइंट देखिएगा, और 4था पॉइंट देखने के बाद यहाँ पर जो साहित्य में स्थान है तो इसको भी आपको देखना है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसको अच्छे से देखने के बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पद्यांशों को संदर्भ प्रसंग व्याख्या से लिखिए। तो आपको पहला जो हमारा प्रश्न है, हम तो एक एक कर जाना निर्णय भाई, आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है, तो प्रश्न को आगे दिखाते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर से पूछा गया संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो जो पहले का संदर्भ लिखा गया है तो संदर्भ को आप देख सकते हैं, और संदर्भ देखने के बाद आप यहाँ पर इसका प्रसंग भी लिख सकते हैं। इसका प्रसंग लिख लेने के बाद आपको इसकी व्याख्या दिखाया जाएगी, तो व्याख्या भी आप लिख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर इसकी व्याख्या दिखाई जा रही है, तो व्याख्या अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पर से जो व्याख्या है तो व्याख्या को अच्छे से लिख लेने के बाद आपको व्याख्या भी और है, तो व्याख्या को पहले इतना पूरा लिख लेना है आपको। फिर पूरी व्याख्या लिख लेने के बाद आपको काव्य सौंदर्य दिखाया जाएगा, तो काव्य सौंदर्य को भी आप देख लीजिए, और इसमें से छाट करके काव्य सौंदर्य लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है तो आपको लिख लेना है। यहाँ पर ये काव्य सौंदर्य के बाद ये कहाँ से आ गया, ये अगले वाले क्वेश्चन का आंसर है, मीराबाई के लास्ट में दिया हुआ। पहले व्याख्या लिखेंगे, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर देखना होगा। तो पहले आपको ये देख लेना है, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची आवाज में प्रश्न दिया हुआ है पूरा, सहज मिलन वासी लास्ट में। तो इसका जो संदर्भ है तो इसको आपको संदर्भ को पहले देखना है। संदर्भ यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो संदर्भ आपको बताया दे रहा हूँ मैं, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पंथ हमारी पाठ्य पुस्तक के मीराबाई नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता मीराबाई हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नहीं तो फिर मैं आपको बोल दे रहा हूँ देखकर किताब से, तो आप उसी प्रकार से लिख लीजिएगा इसका प्रसंग। तो यहाँ पर से जो आपको पहले व्याख्या देख लेना है, फिर मैं आपको प्रसंग दिखा रहा हूँ, तो आप पहले यहाँ पर व्याख्या अच्छे से देख लीजिए, इसकी व्याख्या अच्छे से देख लीजिए। फिर इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है तो उसको भी आपको देख लेना है। उसको आपको देख लेने के बाद पूरे व्याख्या को खत्म कर दीजिए यहाँ पर देख करके।
पूरा देख लेना है। यहाँ पर आपको काव्य सौंदर्य भी देख लेना है। काव्य सौंदर्य को अच्छे से देख लीजिए। और इसकी जो हम प्रसंग बताना चाहेंगे तो आप प्रसंग को अच्छे से लिख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के मीरा के पद से अवतरित है। इसकी रचयिता मीराबाई हैं। आपको फिर से एक बार बताया जा रहा है तो अच्छे से लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के मीरा के पद से अवतरित है। इसकी रचयिता मीराबाई हैं। संदर्भ इस प्रकार से आप यहाँ पर ले सकते हैं। और प्रसंग भी आपको दिखाया गया है, व्याख्या भी आपको दिखाया गया है। व्याख्या को पूरा कर लेना है आपको। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसको आपको आंसर यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर इसका संदर्भ आपको लिख लेना है। यहाँ पर इसका संदर्भ लिख लीजिएगा। इसका संदर्भ के बाद प्रसंग भी देख लीजिए। और प्रसंग के बाद आपको यहाँ पर इसका व्याख्या भी देखना है। तो व्याख्या अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। वीडियो को रोक कर जल्दी से देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। व्याख्या यहाँ पर देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूरी व्याख्या खत्म कर देना है। व्याख्या खत्म कर देने के बाद आपको विशेष भी देखना है। तो विशेष आपको दिखाया जा रहा है। तो विशेष भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको उसको भी यहाँ पर देखना है। तो इसका जो प्रसंग संदर्भ दिया हुआ है संदर्भ को देखिए। फिर उसके बाद प्रसंग को भी आप इसी में देख सकते हैं। संदर्भ और प्रसंग को देख लेने के बाद आपको व्याख्या भी इस प्रकार से देख लेनी है। इसकी व्याख्या यहाँ से इस प्रकार से देख लेने के बाद आपको इसकी विशेष भी देख लेनी है। इसके यहाँ पर से विशेष देख लेने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है तो इसका भी आपको संदर्भ देख लेना है। संदर्भ को अच्छे से देख लीजिए। संदर्भ को अच्छे से देखने के बाद जो हमारा प्रसंग है तो प्रसंग को भी आपको देख लेना है। प्रसंग को यहाँ पर अच्छे से देख लेना है। उसके बाद जो हमारा व्याख्या है तो व्याख्या भी आपको देखना है। यहाँ पर से स्टार्ट होता है। कहता है यह भारतीय लोल नहीं, यह भारतीय लोग होगा। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये भारतीय लोग, यहाँ पर तो लोल हो गया है बट यहाँ पर लोल नहीं लिखिएगा। व्याख्या शायर कहता है कि यह भारतीय लोग भगवान को इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने अपना बुरा समय गुजरने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर लिख लेना है आपको। और इसी बात पर आप चैनल को लाइक कर सकते, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार से आपको पूरा देखना है। और आगे नीचे दिया हो तो उसको भी आपको दिखाया जाएगा तो उसको भी आप इस प्रकार से लिख लीजिए। इस प्रकार से पूरा आपको व्याख्या लिखना है। आगे और दिया हुआ तो उसको भी आपको देखना होगा। इस प्रकार से पूरी व्याख्या को देख लीजिए। पूरी व्याख्या को देख लेने के बाद आपको विशेष दिखाया जा रहा है तो विशेष को आपको देख लेना है। इसको देख लेने के बाद जो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 6 है, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। नाचने के लिए खुला आंगन टाटा, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, इसमें लास्ट में दिया गया है। और इस प्रकार से भी आपको पूछा था तो हमने उस प्रकार से इसका आंसर भी दिया है अगले वाले प्रश्नों में। इसको जो संदर्भ दिया हुआ है इस प्रश्न का संदर्भ देख लीजिए, प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग को अच्छे से देख लेने के बाद हम व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या को भी अच्छे से आप इस प्रकार से देख सकते हैं। व्याख्या को अच्छे से देख लेने के बाद आपको इसका विशेष देखना है तो आप इसका विशेष इस प्रकार से लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे जो रसायन और भौतिकी के जो प्रश्न पत्र कराए हैं उन वीडियो को जरूर देखिए। और अभी इस प्रकार हिंदी के सभी इकाइयाँ आपको प्रस्तुत किए जाएंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।